मैं और मेरा दोस्त एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए। उसे पवित्र राज्य के लिए आजादी दिलाने वाले हीरो के तौर पर नया जन्म मिला। उसके हाथ में एक पवित्र तलवार थी और लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। वहीं दूसरी ओर मुझे एक काल कोठरी में सफेद बालों वाली छोटी कदकाठी की महिला राक्षस के रूप में नया जन्म मिला। न सिर्फ मेरी लंबाई घटकर सिर्फ 1.5 मीटर रह गई थी, बल्कि राक्षस राजा ने मुझे दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया था और मुझसे अपने लिए एक छोटा राक्षस वारिस पैदा करने की मांग कर रहा था। भूल भुलैया के अंदर गहराई में बिल्ली के बच्चे जैसी आलसी जमाई के साथ एक ताबूत से गोरा और कोमल पैर बाहर निकला। तुरंत ही मेरे दिमाग में जानकारी का सैलाब उमड़ पड़ा। शहर को तबाह करने वाले हाई लेवल जादू से लेकर लड़ाई की ऐसी डरावनी तकनीकें जिन पर पहले किसी राक्षस राजा ने महारत हासिल नहीं की थी। अपनी नींद भरी आंखों को मलते हुए मैंने महसूस किया कि मेरे लंबे बर्फ जैसे सफेद बाल मेरे कंधों पर गिर रहे हैं। मेरे सामने का नजारा देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई। अरे क्या हम दूसरी दुनिया में नहीं आए थे? मैं आखिर कहाँ हूँ? मैंने अपने छोटे मोटे अंगों को देखा और मेरी सांसें थम गईं। हिस, मेरे हाथ पैर इतने छोटे क्यों हैं? ऐसा नहीं हो सकता। पिछले जन्म में मैं 20-21 साल का एक जवान आदमी था। अब न सिर्फ मेरी लंबाई 1.6 मीटर से कम हो गई थी, बल्कि मेरी छाती भी उभरी हुई और भरी पूरी हो गई थी। मैंने उलझन में चारों ओर देखा। वहाँ घुप अंधेरा था। ये कैसी जगह है? मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन अचानक मुझे अपने शरीर के निचले हिस्से में एक सिहरन महसूस हुई। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने स्कर्ट पहनी है। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। कांपते हुए मैंने अपना छोटा सा हाथ स्कर्ट के नीचे डाला और घबराहट में टटोलने लगी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। वो गायब हो गया था। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। वो चीज गायब हो गई थी। मेरा छोटा भाई गायब हो गया था। रुको, ये ठीक नहीं है। देवी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने अविश्वास में अपना सिर पकड़ लिया। अचानक काल कोठरी में हड्डियों को जमा देने वाली ठंड फैल गई। मेरे गले से बिल्ली के बच्चे जैसी घबराहट भरी चीख निकल गई। अपनी प्यारी सी आवाज पर शर्मिंदा होने से पहले ही अंधेरे में 2 लाल रोशनी चमक उठी। लड़ने की आदत के कारण मैंने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां भींच ली और बचाव की मुद्रा अपना ली। हालांकि ये हरकत मुझे भी बहुत प्यारी और बेनुकसान लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखों से मैंने ऊंची बच्चों जैसी चीख निकाली, तुम कौन हो? दूर रहो। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही आसपास का अंधेरा पूरी तरह छट गया। शानदार काले लिबादे में लिपटा एक आदमी धीरे धीरे सामने आया। वो डरावनी काली धुंध से घिरा हुआ था और उससे मौत जैसा एहसास हो रहा था, जो सभी जीवित प्राणियों को दूर रहने की चेतावनी दे रहा था। उसने मुझे ठंडी नजरों से देखा, जबकि मैं कांप रही थी। वो एस्मोडियस था, डेमन किंग, इस जमीन का भूत और भविष्य का शासक। मेरी आंखें डर से फटी रह गईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सीधे डेमन किंग के पास पहुंच जाऊंगी। न सिर्फ मैं एक औरत बन गई थी, बल्कि एक सक्यूबस भी, लचीली और आकर्षक। मेरे पीछे हिलती हुई दिल के आकार की नोक वाली काली पूंछ इस बात की पुष्टि कर रही थी। इसी बीच डेमन किंग क्रिस्टल ताबूत की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा। उसके भारी दबाव ने मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और मैंने एक हाथ से दीवार का सहारा लिया। फिर एक पल में डेमन किंग ने अपना हाथ उठाया, धड़ाम, और अपनी मोटी मजबूत हथेली को अपने सिर के ठीक बगल में दीवार पर दे मारा, जिससे मैं बुरी तरह कांप उठी। उसकी ठंडी आवाज फिर गूंजी, अपने सील तोड़ने का रास्ता खोजने और अनंत युगों की बोरियत दूर करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाने के लिए एक प्राचीन वर्जित मंत्र का इस्तेमाल किया है। एस्मोडियस ने धीरे से अपना सिर नीचे किया। उसकी गर्म सांसें मेरे संवेदनशील कान पर महसूस हुई, जिससे मेरे गाल लाल हो गए। अब से तुम सिर्फ मेरी हो। मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मैं इस दुनिया में आई ही इसीलिए थी कि डेमन किंग की गुलाम बन जाऊं। क्या वो सच में मेरे साथ वही करने की योजना बना रहा था? तभी डेमन किंग ने एक ऐसा आदेश दिया जिसे टाला नहीं जा सकता था। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। उसकी आवाज में बिना किसी सवाल के अधिकार झलक रहा था। अगले शब्दों ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। मेरे बच्चे को जन्म दो अभी। जैसे ही उसने ये कहा, उसके विशाल काले पंख फैल गए, जिससे रोशनी की आखिरी किरण भी छिप गई। उसके ठंडे होंठ मेरे होठों के बस कुछ इंच दूर थे, लेकिन जैसे ही उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर के बहुत छोटे हिस्से जितनी रह गई, मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारे साथ कौन बच्चा पैदा करना चाहेगा? शर्म ने तुरंत मेरे डर पर काबू पा लिया। मैं अचानक आगे बढ़ी। मुझे अपनी आंखों से एक शानदार बैंगनी रोशनी निकलती हुई महसूस हुई और मेरे होठों से अपने आप एक काला जादू वाला मंत्र निकला। 8वें स्तर का जादू, वॉइड फ्लेयर। भाड़ में जाओ तुम हवस के पुजारी। काल कोठरी में तुरंत बैंगनी काली लपटों का धमाका हुआ। उस भयानक झटके से एस्मोडियस पीछे की ओर उड़ गया, लेकिन मैं यहीं नहीं रुकी। आक्रमण जारी रखते हुए मैंने पीछे की ओर छलांग लगाने के लिए उस झटके का इस्तेमाल किया और बिना किसी रोक टोक के कई उच्च स्तरीय मंत्र छोड़ दिए। शैडो स्पीयर, कोरोसिव पॉइजन मिस्ट, चेन मैजिक ब्लास्ट। पूरी जमीन के नीचे बनी भूल भुलैया जोर से हिलने लगी। 1 मिनट बाद जोर जोर से हाफते हुए मैंने सामने छाए घने धुएं और धूल को ध्यान से देखा। इससे तो उसका काम तमाम हो जाना चाहिए था। मुझे अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश इस जन्म में तो नहीं। मेरे होठों पर जीत की मुस्कान खिल उठी, लेकिन जैसे ही धूल बैठी, मेरी मुस्कान गायब हो गई। वो विशालकाय झटका अभी भी नहीं खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह सुरक्षित थे। एस्मोडियस ने एक भौं ऊपर उठाई। उसकी आंखों में मजाक का भाव था। इसीलिए प्राचीन जादू पर रोक लगाई गई थी। एक बुलाया गया उच्च स्तरीय साथी, जिसके पास इतनी मजबूत आजादी हो, जो अपने मालिक के अनुबंध के आगे झुकने से भी इनकार कर दे। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खिल उठी। कोई बात नहीं, ऐसे में मैं तुम्हें मारकर ही काबू में करूंगा। मैं हैरान रह गई, बिना किसी चोट वाले डेमन किंग को घूरती हुई। बिल्कुल बेअसर।
वे मंत्र इतने शक्तिशाली थे कि एक शहर को तबाह कर सकते थे, फिर भी उसके लिए वो बस गुदगुदी जैसे थे। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, डेमन किंग तुरंत आगे बढ़ा, पीछे बस अपनी एक धुंधली सी छवि छोड़ गया। एक भयानक जोरदार दबाव मुझ पर पड़ा और डर के मारे मेरी पूंछ अपने आप ऊपर की ओर मुड़ गई। मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। मैंने जल्दी जल्दी अपने छोटे छोटे हाथ हिलाए, बिजली की तेजी से हवा में इशारे बनाए। आयरन स्किन, इनहांस डायनामिक विजन। मैंने एक ही सांस में खुद पर 1 दर्जन से ज्यादा शक्तिशाली सुरक्षा मंत्र बर्स्ट लगाए और अपने शरीर में जोरदार ताकत दौड़ती हुई महसूस की। मेरा डर तुरंत आत्मविश्वास में बदल गया। मैं पूरी ताकत लगा दूंगी। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकती। मरो। पीछे हटने के बजाय मैं सीधे डेमन किंग की ओर काली रोशनी की लकीर की तरह झपटी। मुक्के और लाते जोरदार ढंग से टकरा रहे थे। घने अंधेरे भूल भुलैया में दोनों आकृतियां इतनी तेजी से लड़ रही थीं कि नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल था। मैं बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। हर मुक्के से सोनिक बूम जैसी आवाज निकल रही थी। मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया था। मुझे लगा कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। इतनी ताकत से मैं अपने नंगे हाथों से एयरक्राफ्ट कैरियर के टुकड़े टुकड़े कर सकती थी, तो क्या मैं एक मामूली डेमन किंग को नहीं हरा सकती थी? मरो। अचानक मैंने अपनी डेमन वाली ताकत पूरी तरह बाहर निकाल दी। मेरे शरीर से अजीब बैंगनी चमक निकल रही थी। तेजी से आगे बढ़ते हुए मैंने काले जादू से लिपटे अपने हाथ से एस्मोडियस के चेहरे पर पंजा मारने की कोशिश की। दफा हो जाओ कमीने। मैं बहुत करीब थी, बस थोड़ा सा और मैं उसका वो खूबसूरत चेहरा नोच सकती थी। लेकिन अगले ही पल मेरे से पहले ही सैंडबैग जितने बड़े मुक्के ने हमला कर दिया और बेरहमी से मेरे चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। ऐसा लगा जैसे समय एक पल के लिए रुक गया हो। मेरे छोटे छोटे हाथ बेतहाशा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उसके चेहरे से पूरे 20 सेंटीमीटर दूर थी। इस बीच एस्मोडियस का लंबा हाथ पहले ही सही निशाने पर लग चुका था। धत तेरी थी। पीछे की ओर उड़ते हुए मेरे दिमाग में बस यही एक ख्याल आया, दुश्मन को छुए बिना ही मार खा जाना। 1.90 मीटर लंबे व्यक्ति का सामना करते समय 1.560 मीटर की ऊंचाई का यही दुखद नतीजा है। मेरे हाथ बहुत छोटे हैं। धड़ाम। 5वीं हार। मैं हवा में एक बेबसा घेरा बनाती हुई ठीक उसी काले क्रिस्टल ताबूत के अंदर गिरी। दर्द से मेरी सिसकी निकल गई। जैसे ही मैंने बाहर निकलने के लिए खुद को ऊपर उठाने की कोशिश की, पहाड़ जितने भारी वजन ने मेरी पीठ पर आ गिरा। एस्मोडियस ने सचमुच अपना पैर सीधे मेरी नाजुक पीठ पर रख दिया। हड्डियों के टूटने का भयानक स्वर गूंजा और मैं पूरी तरह क्रिस्टल ताबूत में गिर गई। मेरे हाथ पैर फैल गए। मेरी स्कर्ट जो पहले से ही बहुत छोटी थी अब पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई और मैं दब गई, हिल भी नहीं पा रही थी। वो आदमी बहुत ताकतवर था। मैंने दांत पीसे और पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन मैं कोई खास मुकाबला नहीं कर पाया। मेरे पास अजब्य ताकत थी, फिर भी मैं रूपांतरण के बाद मिले पहले व्यक्ति को क्यों नहीं हरा पाया? ये बात बिल्कुल समझ से परे थी। तभी मेरे मुंह से अचानक चीख निकल गई, क्योंकि एक ठंडी जादुई तलवार मेरी गोरी गर्दन पर दबाई गई। ये डार्क एनर्जी से बना हथियार था और एक भयानक जानलेवा इरादा तुरंत मेरे शरीर में दौड़ गया। एक अजीब सा डर मन में भर गया, जिससे मेरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। एस्मोडियस ठंडी आवाज में बोला, हार मान लो या मर जाओ। फिर उसने अपने पैर का दबाव बढ़ाया और मेरे नाजुक चेहरे को क्रिस्टल के ताबूत की ठंडी अंदरूनी दीवार पर कुचल दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुड़ते ही मुझे इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। एक गर्वित व्यक्ति की आत्मा को इस तरह पैरों तले रौंदा जाना पूरी तरह से शर्मनाक था। मेरी आंखें गुस्से से लाल हो गई और मैंने मन ही मन उस आदमी को मारने की कसम खाई। मेरी खामोशी देखकर एस्मोडियस ने उपहास करते हुए कहा, हार मानने से इनकार? ठीक है। उसने काली तलवार ऊपर उठाई। हवा को चीरती हुई उसकी भयानक आवाज मानो वो आत्मा को ही काट देगी तेजी से गूंजी। तलवार को नीचे आते देख मेरी नजर धुंधली हो गई और मेरे पैर अकड़ गए। सम्मान, हिम्मत, उस पल सब कुछ हवा में उड़ गया। बस जिंदा रहना ही मायने रखता था। मैंने घबराकर जमीन पर हाथ मारा और चिल्लाई। मेरी आवाज आंसुओं से भरी थी, नहीं, मुझे मत मारो। फिर भी तलवार तेजी से नीचे आई। बिल्कुल आखिरी पल में मैं पूरी ताकत से चिल्लाई, मैं हार मानती हूँ, मैं हार मानती हूँ। ठीक है मास्टर, मेरी गलती थी। मौत की गंध वाली काली तलवार मेरी गर्दन से बस 1 मिलीमीटर की दूरी पर अचानक रुक गई। मैं ताबूत में पड़ी हाँप रही थी, जबकि मन ही मन गुस्से में चिल्ला रही थी, ये कैसी सबसे ज्यादा युद्ध शक्ति है? मैं तो अपने सामने आने वाले पहले दुश्मन को भी नहीं हरा पा रही हूँ। ये देखकर कि मैंने पूरी तरह से हार मान ली है, एस्मोडियस ने बेरुखी से नाक से आवाज निकाली और उसके हाथ में मौजूद जादुई तलवार काले धुएं में बदल गई। क्योंकि तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैं तुम्हें बख्श देता हूँ। अब से तुम मेरी पर्सनल नौकरानी हो। तुम्हें खाने पीने, कपड़ों और रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखना होगा और साथ ही बच्चे पैदा करने होंगे। ये सुनकर मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल तेजी से दौड़ने लगे। मैंने खास तौर पर सबसे ज्यादा ताकत मांगी थी ताकि मैं एक अजय हीरो यानी एक ड्रैगन ओवरलॉर्ड के तौर पर दूसरी दुनिया में जा सकूं। लेकिन पहले ही दिन मुझे किसी और के लिए काम करना पड़ रहा था, और कोई मामूली काम नहीं बल्कि एक नौकरानी का। वैसे क्या वो अपना पैर हटा सकता है? इस तरह पैर के नीचे कुचले जाने से सच में बहुत दर्द हो रहा था। अपने नीचे हल्का सा विरोध महसूस करके एस्मोडियस को आखिरकार मुझ पर तरस आया और उसने अपना पैर हटा लिया। फिर उसने मुझे ऐसे बाहर खींचा जैसे मैं कोई मामूली चूजा हूँ। मैं चीख पड़ी
और जल्दी से अपनी बिखरी हुई स्कर्ट ठीक की। डरी हुई होने के बावजूद मुझ में उत्सुकता भी थी। मैं झिझकते हुए अपना छोटा सा हाथ उठाए बिना नहीं रह पाई। नौकरानी बनने से पहले क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? ये जगह कहाँ है? क्या ये तुम्हारा महल है? ये इतना डरावना क्यों लग रहा है? एस्मोडियस थोड़ी देर के लिए रुका। उसकी लाल आंखों में उदासी और नफरत की एक झलक दिखी। ये एक पिंजरा है। एस्मोडियस, जो कभी सभी राक्षसों को एकीकृत करने वाला सबसे शक्तिशाली शासक था, के पास इतनी अपार शक्ति थी कि पाखंडी जातियां उससे डरती थीं। 300 साल पहले 1 दर्जन से ज्यादा बड़ी जातियों ने मेरे खिलाफ एक घटिया गठबंधन बनाया। उन्होंने ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स यानी देवताओं का अंत नाम का एक ऐसा जाल तैयार किया जिसका कोई तोड़ नहीं था, और बड़ी मुश्किल से मुझे एबिस डंजन के सबसे गहरे हिस्से में कैद कर पाए। इस बात पर उसने अपना सिर घुमाया और मुझे ठंडी बेपरवाह नजरों से देखा। सदियों तक मैं सोता रहा और ताकत इकट्ठी करता रहा, और कुछ दिन पहले ही पूरी तरह जागा। मुझे एहसास हुआ कि अकेले रहना बहुत बोरिंग है और कैद तोड़ने के लिए असलियत और भ्रम के बीच एक खास संतुलन की जरूरत थी। इसलिए मैंने एक प्राचीन वर्जित कला का इस्तेमाल करके बुलाया। ये सुनकर मुझे अचानक सब कुछ समझ में आ गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि यह आदमी शुरू से ही वासना से भरा हुआ था और लगातार बच्चे पैदा करने की बातें कर रहा था। वो 300 सालों से किसी औरत से मिले बिना अकेला रह रहा था। वो अकेलेपन से लगभग मर ही रहा था। या जरूर, जैसे मैं सच में इस बात को समझ सकता हूँ। मैंने मन ही मन खुद को जोर से थप्पड़ मारा। अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक बिल्कुल भोला भाला रोमांटिक इंसान था जिसने कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा था। आखिर दूसरी दुनिया में आते ही मुझे सदियों पुराने किसी बूढ़े के साथ इतने करीब क्यों आना पड़ा? क्या मुझे कम से कम कोई प्यारी लड़की नहीं मिल सकती थी? सांवली लड़की भी चल जाती। अचानक मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल आया। उस सफेद खाली जगह में मैंने देवी से जो इच्छा की थी वो अचानक मेरी आंखों के सामने कौंध गई। हैंडसम, ताकतवर और महिलाओं को आकर्षित करने वाला बनना और अपनी जिंदगी में थोड़ा रोमांच लाना। फिर भी असलियत शुरू से ही हेल मोड जैसी थी। मुझे डेमन किंग से अपनी वर्जिनिटी बचानी थी। गुस्से में मैंने अपने दांत भींचे। काश मैं वापस स्वर्ग जाकर उस मुस्कुराती हुई चालाक देवी के टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन इससे पहले कि मैं ये सोच पाता, अचानक एक मजबूत हाथ ने मेरी कमर को जकड़ लिया। ईक! मैं चौंक कर रह गई। जैसे ही एस्मोडियस ने मुझे जोर से अपनी बाहों में खींचा, मेरे पैर जमीन से उठ गए। डेमन किंग नीचे झुका और हमारी नाकें लगभग एक दूसरे को छूने लगी। तो क्या सोच रहे हो? कुछ कह क्यों नहीं रहे? उसके जबरदस्त और दबाव डालने वाले सवालों का सामना करते हुए मेरे पसीने छूट गए। हमारे साइज में इतना बड़ा फर्क था कि दम घुट रहा था। मुझे लगा जैसे वो किसी भी पल मुझे पूरा निगल जाएगा। इस मुश्किल घड़ी में मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मुझे बात बदलनी थी और समय निकालना था। तेजी से सोचते हुए मैंने आंखें घुमाई और जबरदस्ती मुस्कुराया। तो लॉर्ड डेमन किंग, अगर आप सील तोड़कर बाहर निकले तो आपका क्या प्लान है? एस्मोडियस ने नाक से आवाज निकाली जैसे जवाब बहुत साफ हो। बदला, जाहिर है मैं उन दर्जनों मुख्य जातियों को पैरों तले रौंद दूंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक फाइनल बॉस होता है। मैंने मन ही मन अपने माथे पर हाथ मारा और मेरे मुंह में कड़वाहट भर गई। मैंने खुशामद भरा चेहरा बनाया और खुद को छिपाने की कोशिश की। शायद मसाज हैमर का इस्तेमाल करके अपनी उपस्थिति कम करने की कोशिश की ताकि भागने का मौका मिल सके। लेकिन अगले ही पल एस्मोडियस ने हमला कर दिया। उसने मेरी सुराहीदार ठुड्डी को ऐसी पकड़ में जकड़ लिया जो कठोर भी थी और कुछ इशारा भी कर रही थी। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसकी आवाज में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। मेरी पिछली नाकामी ने मुझे एहसास दिलाया कि भगवान जैसी ताकत होने के बावजूद कोई चींटियों के झुंड से भी हार सकता है। उसकी नजर अचानक जुनूनी हो गई। इसीलिए मैंने सबसे बेहतरीन वारिस पैदा करने का फैसला किया। जिसका खून मेरे जैसा हो, सिर्फ वही मेरे साथ खड़ा हो सकता है। अब से मेरी संतान और मैं इस दुनिया पर राज करेंगे। मेरी सांसें अटक गई। इतनी सब बातों के बाद बातचीत फिर से बच्चे पैदा करने पर आ गई थी। एस्मोडियस ने मेरे गाल नोचे जिससे मेरे होंठ बाहर की ओर खिंच गए। डर के मारे मेरी आंखें फैल गईं। मैंने अपने कमजोर हाथों से उसके सीने को जोर से दबाया और पूरी ताकत से संघर्ष किया। रुको जरा, ये सब बहुत तेजी से हो रहा है। क्या हमें डेट वगैरह से शुरुआत नहीं करनी चाहिए? मैं रीबॉर्न होते ही अपनी वर्जिनिटी नहीं खोना चाहती। लेकिन तभी मेरे अंदर मौजूद सक्यूबस का खून मुझे पूरी तरह धोखा दे गया। डेमन किंग के डरावने प्रभाव से दबकर मेरा शरीर अपने आप ढीला पड़ गया और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। पूरी तरह समर्पण करने की एक लहर मुझ पर छा गई जिसने तेजी से मेरी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया। अपने सामने उस जबरदस्त हैंडसम चेहरे को देखते हुए मुझे आकर्षण की एक दुखद अनचाही हलचल महसूस हुई। नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना होश खो बैठूंगी। निराशा में आंखें कसकर बंद करते हुए मेरी आंखों के कोनों में आंसू आ गए और मैं उस तूफान का सामना करने के लिए तैयार हो गई जो मुझे तहस नहस करने वाला था। समय जैसे थम गया था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। मैंने अपने होठ को जोर से काटा और मेरे दिमाग में अनगिनत ऐसी तस्वीरें घूमने लगी जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। फिर भी एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ वो कठोर हिंसक आक्रमण कभी नहीं हुआ जिसकी मुझे आशंका थी।
धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोली और पाया कि एक बड़ा गर्म और थोड़ा सूखा हाथ धीरे से मेरा हाथ थामे हुए है। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसी हुई थीं और उसने उन्हें कसकर पकड़ रखा था। मुझे गहरी सुरक्षा का एहसास हुआ। मैं उसी मुद्रा में जमी रही, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हूँ, पूरे आधे मिनट तक। जब मुझे यकीन हो गया कि अब और कोई हरकत नहीं होने वाली, तब मेरी लंबी पलकें फड़फड़ाई और मैंने सावधानी से एक आंख खोली। मेरे सामने एस्मोडियस का चेहरा था, गंभीर और पवित्र। वो बहुत गंभीर लग रहा था, मानो कोई पवित्र रस्म निभा रहा हो। वो सीधा और तन कर खड़ा था और उसने पूरी ईमानदारी और गरिमा के साथ मेरा हाथ थामे हुए था। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार मैंने पूछ ही लिया, लॉर्ड डेमन किंग, आप असल में क्या कर रहे हैं? एस्मोडियस ने तुरंत अपनी भौंरी खिकोड़ ली। ऐसा लगा जैसे उसे बुरा लगा हो कि मैं इतनी जाहिर सी बात पूछ रहा हूँ। आखिर तुम किस बारे में सोच रही? महाराज डेमन किंग, मुझे आपकी बात ठीक से समझ नहीं आई, मैंने डरते डरते कहा। एस्मोडियस ने अपनी भौएं सिकोड़ी और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई बेवकूफ हूँ। बच्चा पैदा करने के लिए बहुत करीबी शारीरिक संपर्क की जरूरत होती है। तर्जनी उंगली दिल से जुड़ी होती है। हाथ पकड़ना बच्चा पैदा करने का सबसे असरदार तरीका है। अगर ये जुड़ाव टूट जाए तो पैदा होने वाला बच्चा शायद उतना मजबूत ना हो। मेरा मुंह बेकाबू होकर फड़कने लगा। बाहर से तो मैं शांत और आज्ञाकारी बनी रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मजाक उड़ा रही थी। आखिर ये मासूम भोला भाला कुमारा कहाँ से आ गया? तर्जनी उंगली दिल से जुड़ी होती है? अरे हद है। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले 300 सालों से उसने सिर्फ साधना और लड़ाई झगड़ा ही किया हो और रोमांस के लिए बिल्कुल भी समय ना निकाला हो? ये सोचते हुए और एस्मोडियस के हैंडसम चेहरे को देखते हुए, जिस पर एक तरह की मासूम भोली भाली बेवकूफी झलक रही थी, मुझे सच में उस पर तरस आया। लेकिन ये बहुत मजेदार भी था। अपनी हंसी रोकना आसमान पर चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल था। फिर भी मैंने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। चूंकि उसे आम समझबूझ की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मुझे असल में वो काम करने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब तक मैं मुंह बंद रखती, उसे कभी पता नहीं चलता कि बच्चे असल में कैसे पैदा होते हैं। संकट टल गया। मेरा आत्मविश्वास तुरंत बढ़ गया। मैंने अपने खाली हाथ से अपने शरीर को टटोला और फिर संघर्ष करते हुए अपनी छाती के बीच से एक स्मार्टफोन निकाला। महाराज डेमन किंग, हाथ पकड़ने से हमारी बातचीत तो नहीं रुकेगी ना? आप हाथ पकड़े रहिए, तब तक मैं घर पर एक जरूरी कॉल कर लेती हूँ। उस चमकते हुए काले आयताकार डिब्बे को देखकर एस्मोडियस की आंखों में थोड़ी उलझन दिखी, लेकिन उसने चुपचाप सिर हिला दिया। मैंने जल्दी से अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और वहाँ मौजूद एकमात्र एंट्री को ढूंढा। बिना एक पल की भी देरी किए मैंने नंबर डायल किया। 3 रिंग के बाद कॉल लग गई। रिसीवर से एक बहुत ही सुस्त, आकर्षक और कामुक आवाज सुनाई दी। मैं हैरान रह गया और अचानक स्टैंडर्ड मैंड्रिन में बोल पड़ा, तुम कौन हो? कोई औरत क्यों बोल रही है? सेक्शन चीफ सॉन्ग कहाँ है? हैरानी की बात ये थी कि थोड़ी देर की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से हैरानी भरी चीख सुनाई दी। अरे बाप रे, ओल्ड दुहान, तुम भी औरत बन गए? और तुम्हारी आवाज से तो लग रहा है कि तुम एक छोटी लॉली बन गई हो। ये सुनकर मैं गुस्से से तिलमिला उठा। पता चला कि उस चिढ़ाने वाली देवी ने हमारे साथ मजाक किया था। मैंने बस जेंडर बताना भूल गया था और उसने हम सबको लड़कियां बना दिया था। अब मैं किसी अमीर और खूबसूरत लड़की से शादी करके जिंदगी में ऊंचा मुकाम कैसे हासिल करूंगा? हम दोनों चीनी भाषा में गुस्से में बात कर रहे थे, तभी डेमन किंग, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया था, आखिरकार मुंह खोला। भौएं सिकोड़ते हुए उसने पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? उस काले डिब्बे से इंसानी आवाज क्यों आ रही है? वो कौन सी भाषा है? मैं असलियत में वापस आया। मैं बातचीत में इतना खो गया था कि मेरे ठीक बगल में खड़े गॉड ऑफ स्लॉटर को मैं लगभग भूल ही गया था। मेरी नजरें तेजी से इधर उधर घूमी और मैंने तुरंत डेमन किंगडम की आम भाषा में कुछ मनगढ़ंत बात कहनी शुरू कर दी। क्योंकि मुझे अचानक बुलाया गया था, इसलिए मैं अपने घर वालों को ये बताने के लिए कि मैं सुरक्षित हूँ, अपने होम टाउन से एक लंबी दूरी का टेलीपैथिक मंत्र इस्तेमाल कर रहा था। वो बस सक्यूबस शाही परिवार की एक बोली थी। ये बिल्कुल सामान्य है कि आप इसे नहीं समझ पाए। इस बात पर एस्मोडियस ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी और उस छोटे काले डिब्बे को सोच समझकर देखने लगा। मैंने हाँ में जोर जोर से सिर हिलाया, फिर जल्दी से अपना ध्यान वापस फोन पर लगाया। बकवास बंद करो ओल्ड सॉन्ग। मैं ना सिर्फ एक अथल काल कोठरी में फंसा हुआ हूँ, बल्कि चू नान का वो सनकी डेमन किंग भी मेरे हाथ से चिपका हुआ है और मुझसे शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है। तुम्हारे हालात कैसे हैं? अगर सब ठीक है तो जल्दी से किसी को मुझे बचाने के लिए भेजो। फिर भी इस बेताब गुहार के बावजूद दूसरी तरफ से आने वाली आवाज बहुत हिचकिचाने लगी। इसी बीच सीन अचानक होली किंगडम के शाही बाथ हाउस में बदल गया। महंगे गुलाब की पंखुड़ियों से भरे एक बड़े से पूल से भाप उठ रही थी, जिसमें ओल्ड सॉन्ग, जो अब एलिसिया के लूप में था, मजे से नहा रहा था। कम कपड़ों में सजी धजी 1 दर्जन से ज्यादा युवा और सुंदर दासियां पास ही घुटनों के बल बैठी थीं। उनके हाथों में फलों की प्लेटें और तौलिए थे और वे हर पल सेवा के लिए तैयार थीं। लॉर्ड हीरो, आप किससे बात कर रहे हैं? एक निडर दासी ने शर्माते हुए और पास झुककर पूछा। उसकी आवाज धीमी और चंचल थी। कुछ नहीं, मैं बस एक देवता से बात कर रहा हूँ। चुप रहो, एलिसिया ने लापरवाही से झूठ बोला, जिससे दासियां घबराकर पीछे हट गईं। फिर एलिसिया ने फोन उठाया और सवाल को टालते हुए अस्पष्ट लहजे में कहा, असल में मेरी तरफ बहुत बुरे हालात हैं। मुझे औरत बनने की बिल्कुल आदत नहीं है और मुझे समनिंग रिचुअल की तैयारी के लिए नहाने पर मजबूर किया जा रहा है। तो तुम्हारी तरफ जो डेमन किंग है वो अच्छा है या बुरा? अगर उससे काम ना बने तो उससे दोबारा पूछना। 1 सेकंड रुको, मैंने अपने भौहें सिकोड़ी। ओल्ड सॉन्ग, साफ साफ बताओ, उस लड़की का क्या चक्कर था जिसने फर्जी मैसेज भेजा था? एक लड़की ने तुम्हें लॉर्ड हीरो कहा और पूछा
कि क्या तुम संतुष्ट हो? क्या तुम्हें पैशनेट हीरो का रोल नहीं निभाना था? ये हरम स्टोरी में कैसे बदल गई? असल में दूसरी तरफ से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। आखिरकार मैं हीरो हूँ। होली किंगडम ने मेरे नहाने की सेवा के लिए कई लोगों का इंतजाम किया था। मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता था। गुस्से से मेरी आंखें लाल हो गई थी। उनमें चमक रही लाल रोशनी डीमन किंग की आंखों की चमक से भी ज्यादा तेज थी। क्यों? हम सभी को लड़कियां बना दिया गया था, तो फिर उसे गुलाब की पंखुड़ियों वाले बाग में नहाने और सम्राट जैसी सेवा पाने का मौका कैसे मिला, जबकि मैं एक अंधेरी सीलन भरी काल कोठरी में एक विकृत सोच वाले डीमन किंग की आज्ञाकारी दासी बनकर सेवा करने को मजबूर थी। हमारे साथ हुए इस भेदभाव ने मुझे भड़का दिया। मैंने फोन पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, सॉन्ग, एक हीरो को तो मुश्किलों का सामना करना और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तुम तो शुरुआती गांव से निकले भी नहीं और अभी से ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगता? खैर, जो है उसी का फायदा उठा लेना चाहिए। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे दांत किटकिटाने लगे, लेकिन इससे पहले कि मैं और चिल्लाने के लिए कुछ सोच पाती, अचानक मेरा हाथ हल्का हो गया। फोन, मेरी लाइफलाइन, मुझसे छीन लिया गया था। तुम बहुत जोर से बोल रही हो, कान फटने लगते हैं। एस्मोडियस ने गुस्से में भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखों में साफ बेताबी झलक रही थी। उसने फोन को हल्का सा हिलाया और रूखेपन से कड़े शब्दों में कहा, ध्यान दो, हम एक पवित्र प्रजनन रस्म के बीच में हैं। उसके आकर्षक चेहरे को देखकर, जो अहंकारी आत्मविश्वास से भरा था, मुझे घोर लाचारी महसूस हुई। मेरा स्मार्टफोन ही मेरा एकमात्र सहारा था। मैं उसे इतनी आसानी से छीनने नहीं दे सकती थी। अचानक मुझे एक विचार आया। मैंने अपने होठों को एक प्यारी सी सक्यूबस मुस्कान में बदल लिया। ओह डेमन किंग महाराज, लगता है आपको पता नहीं है। हाल की शारीरिक शोध के अनुसार अगर दो दिलों में सचमुच तालमेल हो तो बच्चा पैदा करने के लिए बस 1 मिनट तक हाथ पकड़ना ही काफी है। एस्मोडियस तुरंत हिठक गया। तो ऐसा है, बस 1 मिनट? मैंने जोर से सिर हिलाया। हैरानी की बात ये थी कि डेमन किंग सचमुच गहरी सोच में डूब गया और फिर उसने मेरा वो हाथ छोड़ दिया जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। मैं बहुत खुश हुई और अपना फोन वापस लेने ही वाली थी कि एस्मोडियस ने उसे अपने लबादे में रख लिया। अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, मैं ऐसी हिम्मत नहीं करूंगी। मैं डर के मारे पीछे हट गई और उसके हाथ में मौजूद फोन को ललचाई नजरों से देखते हुए धीरे से पूछा, तो महाराज, क्या आप मुझे फोन वापस दे सकते हैं? एस्मोडियस ने भौहें ऊपर उठाई। चूंकि तुम पहले से ही गर्भवती हो, इसलिए मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता कि तुम भागने के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क करो। बच्चा पैदा होने के बाद ही मैं इसे वापस करूंगा। मैं सन्न रह गई। बच्चा पैदा करना? समस्या ये थी कि मैं बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती थी। अपना फोन वापस पाने की बेताबी में मैंने अपनी झुंझलाहट को दबाया और दुखी चेहरा बनाते हुए होठ लटका लिए। लेकिन डेमन किंग महाराज, मैंने अभी तक अपने परिवार को कुछ नहीं बताया है। अगर आप इसे वापस नहीं देंगे, इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाती, काल कोठरी की गहराइयों से एक जोरदार दहाड़ गूंजी, जिससे जमीन जोरों से हिलने लगी। डर के मारे मैंने अपना सिर पकड़ लिया और डेमन किंग के पीछे छिप गया। क्या हो रहा है? भूकंप? लेकिन डेमन किंग अजीब तरह से शांत रहा। वो भूल भुलैया के बीचों बीच अंधेरे में ध्यान से देख रहा था। ये भूकंप नहीं है, कोई परेशान करने वाला जीव आ रहा है। परेशान करने वाला जीव? तभी कांपते हुए काल कोठरी में एक कर्कश डरावनी महिला की आवाज गूंजी, लॉर्ड डेमन किंग, हे। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो अनगिनत बदला लेने वाली आत्माओं की एक साथ फुसफुसाहट जैसी लग रही थी, जिसमें रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी गूंज थी। हे, मैं तुम्हारे साथ फिर से खेलने आई हूँ। उस डरावनी हंसी के साथ काल कोठरी के गहरे अंधेरे में अचानक हलचल हुई और तापमान एक पल में जमने लायक ठंडा हो गया। पत्थर की दीवारों की दरारों से तेजी से काला धुआं निकलने लगा। कुछ सेकंड में ही एक विशाल काला गोला, जो आसानी से 2 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था, बन गया, जिससे एक डरावना दबाव महसूस हो रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुरंत एस्मोडियस के पीछे भागा, उसका लबादा कसकर पकड़ लिया और अपनी डरी हुई लाल आंखों से बाहर झांकने लगा। आखिर वो चीज क्या है? वो तुम्हारे लिए आया है, एस्मोडियस ने शांति से कहा। वो अबिस का वार्डन है, जिसने वू को कैद किया था। उसने ही इसे बनाया था ताकि वो भाग न सके। चूंकि उसका कोर, उसका असली रूप नहीं मिल सकता, इसलिए उसे चाहे जितनी बार मारा जाए, वो जादू का इस्तेमाल करके बार बार खुद को बना लेता है। वो एक मक्खी की तरह है, जो वू को परेशान करने के लिए लगातार उसके आसपास भिनभिनाती है। मैं हैरान रह गया। ये चीज असल में एक शरारती मॉन्स्टर था, जिसे खास तौर पर सिस्टर वू को परेशान करने के लिए बनाया गया था। मैं क्या करूं? मैंने घबराहट में लबादे पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। तभी एस्मोडियस ने ठंडी आवाज में नाक से हवा छोड़ी और धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। उसकी हथेली से काले और लाल जादुई ऊर्जा की एक डरावनी लहर निकली, जिसके साथ एक तीखी गूंजती हुई आवाज भी थी। बेशक मैं उसे फिर से मार डालूंगा। अपनी खींच निकालने का ये सबसे अच्छा मौका है। लेकिन तभी काले गोले की सतह पर अचानक एक दरार पड़ गई, जैसे तूफान की ताकत से कोई चीज फट गई हो। उस मॉन्स्टर ने चीखते हुए दहाड़ लगाई, लॉर्ड एस्मोडियस, तुम हमेशा मेरे प्रति इतने दुश्मन जैसे क्यों रहते हो? फिर भी मैं तुम्हारी बहुत तारीफ करता हूँ।
सदियों से मैंने तुम्हें खा जाने और तुम्हारे साथ एक हो जाने की इच्छा को दबा कर रखा है। अफसोस कि तुम्हें जागना ही पड़ा। उसके पीछे छिपी हुई मैं अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी। हे भगवान, इस मॉन्स्टर की बातें तो डेमन किंग से भी ज्यादा ड्रामेटिक और अजीब है। मैंने स्थिति का अंदाजा लगाया। इस मनहूस जगह पर एक भी सामान्य इंसान नहीं था। मुझे यहाँ से चुपके से निकलने का कोई रास्ता खोजना था। एस्मोडियस का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। उसने अपनी तलवार निकालने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने हवा में उस विशाल काले गोले की ओर अपना हाथ कसकर बंद कर दिया। बहुत शोर है, गायब हो जाओ। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी बंद की, हवा में से एक विशाल काला शैतानी पंजा प्रकट हुआ और उसने जबरदस्त ताकत से उस काली परछाई पर हमला किया। ये बेकार है, मैं यहाँ अमर हूँ। वो विशाल गोला तुरंत फट गया। वो न केवल बच गया बल्कि अनगिनत गहरे काले टेंटिकल्स में बदल गया जो मूसलाधार बारिश की तरह एस्मोडियस की ओर तेजी से बढ़े। मामूली चाले। एस्मोडियस बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसके शरीर से काली ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ जो तुरंत एक दिखाई देने वाले फोर्स फील्ड में बदल गया। अनगिनत टेंटिकल्स उससे टकराए और एक ही पल में टूटकर बिखर गए। इसके तुरंत बाद डेमन किंग ने अपना हाथ पीछे की ओर घुमाया और काली ऊर्जा की एक अर्धचंद्राकार लहर छोड़ी जिसने काल कोठरी की जगह के ताने बाने को ही चीर दिया। एक तीखी दर्दनाक चीख के बीच वो विशाल और ना रुकने वाली काली परछाई असल में कमर से ऐसे कट गई जैसे टोफू काटा जा रहा हो। उस भयानक शॉक वेव ने मुझे जो पीछे छिपी हुई थी जमीन पर गिरा दिया। मैं वहाँ हैरान परेशान बैठी रही। मेरे होंठ कांप रहे थे। अरे बाप रे, क्या वो कोई अल्टीमेट मूव था या बस एक साधारण हमला? मेरी यादों के अनुसार मुझे एक टॉप लेवल टियर 9 योद्धा होना चाहिए था। फिर भी डेमन किंग की ताकत का स्तर बिल्कुल अलग ही था। क्या वो मैक्स लेवल का कोई शक्तिशाली योद्धा हो सकता है? मुश्किल से आधे मिनट में वो काली परछाई जो पहले बहुत डरावनी लग रही थी गाढ़े तरल पदार्थ के ढेर में बदल गई जो जमीन पर बस किसी तरह अपनी जान बचाए हुए थी। एस्मोडियस ने नफरत भरी नजर से अपने कपड़े झाड़े। हालांकि जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, जमीन पर पड़ा काला कीचड़ अचानक कांपना बंद हो गया। तो फासला अभी भी इतना ज्यादा है। एक डरावनी आवाज फिर से गूंजी। डेमन किंग, तुम बहुत ताकतवर हो। मैं तुम्हें छू भी नहीं सका। लेकिन उस सक्यूबस का क्या जो तुमने बुलाई थी? लगता है उसे कुछ रोचक पता चला है। उसकी आवाज में जबरदस्त उत्साह आ गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही हूँ। मैंने घबराकर हाथ हिलाए और चुपके से पीछे हटने लगी। लेकिन उस काली परछाई ने कोई ध्यान नहीं दिया। जमीन पर पड़ा कीचड़ अचानक उबलने लगा। तो फिर मैं उसके खिलौने को उसी के सामने तरपाऊंगा। जब तक मैं लॉर्ड डेमन किंग को तकलीफ पहुंचा सकता हूँ, वही मेरी जीत है। ये शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि हवा में तेजी से कुछ गुजरा। संभल कर। एस्मोडियस के चेहरे के भाव थोड़े बदले। वो मुड़ने ही वाला था, लेकिन इस बार काली परछाई का निशाना वो नहीं था। अपनी बची कुची ऊर्जा को बिजली की एक धार में बदलकर उसने अपना हमला 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा एस्मोडियस को रोकने के लिए और दूसरा उसकी सुरक्षा को भेद कर सीधे मेरी तरफ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल कई चिपचिपे बर्फ जैसे ठंडे टेंटिकल्स, किसी चीज ने मेरे टखने को कसकर जकड़ा और जोर से खींचा। तुमने गलत इंसान को चुना है। मैं तो उसे जानती भी नहीं। मैं डर के मारे चीखी और जादुई पलटवार करने ही वाली थी, लेकिन वो परछाई पहले से ही तैयार थी। अंधेरे से कई और टेंटिकल्स निकले जिन्होंने सटीकता से मेरी कलाइयों को जकड़ लिया और मेरे हाथों को मेरी पीठ के पीछे मरोड़ दिया। अचानक कई टेंटिकल्स तेजी से आगे बढ़े और मेरी कमर और जांघों से लिपट गए। एक ने तो मेरी नाजुक गर्दन को भी कसकर जकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में मैं डंपलिंग की तरह बांध दी गई और उल्टा लटका दिया गया, जिससे मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरी पतली स्कर्ट से होती हुई ठंडी चिपचिपी सनसनी ने मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े कर दिए। पकड़ लिया। कितनी प्यारी महक है। क्या ये डेमन किंग का बुलाया हुआ कोई पालतू जीव है? कितनी प्यारी है, कमीने। मैंने जोर जोर से हाथ पैर चलाए, लेकिन टेंटिकल्स की पकड़ और मजबूत होती गई। इस संघर्ष के बीच मेरी छोटी स्कर्ट का निचला हिस्सा ऊपर उठ गया, जिससे मेरी दूध जैसी सफेद त्वचा झलकने लगी। तुम असल में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उस अंधेरे साए ने एक डरावनी अजीब सी हंसी हंसी। क्यों? मैं तुम्हें डेमन किंग के सामने ही तोड़ कर रख दूंगा। तुम्हें लार टपकाती हुई बेबस हालत में देखकर एस्मोडियस के चेहरे पर जो भाव आएंगे वो देखने लायक होंगे। ये कहते हुए कई पतले टेंटिकल्स धीरे धीरे मेरे काले स्टॉकिंग्स पहने पैरों पर रेंगने लगे। उनमें से एक ने शरारत से मेरी संवेदनशील भीतरी जांग को भी छुआ। मेरे होठों से एक कामुक अनचाही आह निकल गई। मेरे गाल शर्म से लाल हो गए और मैंने दांत भींचते हुए मन ही मन उसे कोसा। तुम पागल हो। मैंने कहा ना कि मैं एस्मोडियस को मुश्किल से ही जानती हूँ। मुझे जाने दो, वरना मैं मुकाबला करूंगी। उल्टा लटके हुए मैंने हाथ पैर चलाए और धमकियां दी, जो सुनने में तो उग्र थीं, लेकिन उनसे मेरा अंदरूनी डर साफ झलक रहा था। फिर भी उस अंधेरे साए ने मुझ जैसी छोटी सी जोशीली जीव को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। एक बार पकड़े जाने पर सिर्फ जोर जबरदस्ती ही बचने का एकमात्र तरीका है, लेकिन अपने इन पतले दुबले अंगों के साथ क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओगी? टेंटिकल्स और भी बेबाक हो गए और अचानक कस गए।
मेरे मुंह से एक दयनीय कराह निकल गई। जब वे चिकने टेंटिकल्स मेरे शरीर में घुसने के लिए तैयार हुए तो मेरी शर्म की भावना चरम पर पहुंच गई। धत तेरी की, मैं एक लड़का हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शर्म से मेरी आंखों में आंसू आ गए। चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं इस अजीब काले साए को अपनी नई दुनिया में पहले ही दिन मुझ पर हावी नहीं होने दे सकती थी। बहुत ज्यादा शर्म और जिंदा रहने की जबरदस्त इच्छा के कारण मैंने वो बात कह दी जो मैं इस जिंदगी में कभी नहीं कहना चाहती थी। मास्टर, मदद कीजिए। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, एस्मोडियस, जो तब तक बिल्कुल शांत खड़ा था, तुरंत हरकत में आ गया। उस काले साए को चीखने का भी मौका नहीं मिला कि तभी काली बिजली की एक लकीर हवा को चीरती हुई गुजरी। नंगी आंखों से ना दिखने वाली रफ्तार से एस्मोडियस ठीक मेरे सामने आ गया। कोई दिखावटी जादू नहीं था, बस एक सीधा साधा बिना किसी तामझाम वाला पंच। धड़ाम। काले धुएं से बना वो चेहरा तुरंत टुकड़े टुकड़े में बिखर गया। फिर एस्मोडियस ने मुझे एक हाथ से उठाया और जमीन पर गिरने से पहले ही मजबूती से पकड़ लिया। उसने बस एक ठंडा सा शब्द कहा। उसकी दाहिनी हथेली में गहरे लाल रंग की जादुई लपटें जल उठी और उसने हवा में बचे हुए टेंटिकल्स काले धागे जैसे अंगों की तरफ हाथ बढ़ाया। वे मजबूत अंग तुरंत राख बन गए। मेरी औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत? तुम मौत को दावत दे रहे हो। मैं वापस आऊंगा। जमीन पर बचे हुए अवशेष ने गायब होने से पहले एक आखिरी बार दहाड़ मारी। लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई कि मुझे समझने का मौका ही नहीं मिला। मैं अभी भी एस्मोडियस की मजबूत बाहों में सिमटी हुई थी और मेरी आंखों के कोनों में आंसू अटके हुए थे। मेरे गाल गुलाबी हो गए थे और मैं अपना निचला होंठ काट रही थी, बिल्कुल किसी ऐसी नई नवेली दुल्हन की तरह जिसके साथ बहुत बुरा हुआ हो। एस्मोडियस ने अपना सिर झुकाया और उसकी नजरें मेरी चमकती हुई लाल आंखों पर टिकी। डेमन किंग की आंखें की पुतलियां थोड़ी सी कुड़ गईं। न जाने क्यों उन आंसू भरी आंखों को देखकर उसके अंदर एक अनजान भावना जाग उठी। हालांकि उसने अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति से उस भावना को तुरंत दबा दिया और वापस अपने आम शांत और बेपरवाह अंदाज में आ गया। क्या तुम ठीक हो? मैंने अभी भी हैरान परेशान हालत में जवाब दिया। कौन जाने, शायद ये मेरे सक्यूबस बॉडी का असर था, लेकिन इतने करीब से एस्मोडियस के हैंडसम तराशे हुए चेहरे को देखना और उसके हीरो की तरह बचाने के अंदाज ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। ये आदमी सच में बहुत हैंडसम है। रुको, नहीं, ये सही नहीं है। होश में आओ ओल्ड वन, तुम मर्द हो, अचानक से गे मत बन जाना। मैंने अपने ख्यालों को झटकने के लिए जोर से सिर हिलाया और अचानक असलियत में वापस आ गई। तभी एहसास हुआ कि हम अभी भी प्रिंसेस कैरी पोज में हैं। मैं थोड़ी अजीब तरह से छटपटाने लगी। पहले मुझे नीचे उतारो। एस्मोडियस ने कोई नाटक नहीं किया और आराम से मुझे नीचे उतार दिया। मैंने अपनी बिखरी हुई स्कर्ट ठीक की ताकि अजीब माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए शुक्रिया कह सकूं, लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो एस्मोडियस अपनी ठुड्डी सहला रहा था और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। क्या बात है लॉर्ड डेमन किंग? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। एस्मोडियस गंभीर लग रहा था। सोच रहा हूँ मैंने तुम्हें अभी तक कोई नाम नहीं दिया है। पहले तो मुझे हंसी आई और फिर मैं बहुत खुश हो गई। अपनी भरी भरी छाती को फुलाते हुए मैंने आत्मविश्वास से कहा, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम पहले से ही है। मैं लिलिथ ओबू हूँ। तुम बिल्कुल वैसी ही दिखती हो जैसी एक बिल्ली को जिसे मैंने 300 साल पहले पाला था। हैरानी की बात ये थी कि एस्मोडियस ने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। उसने रूखेपन से मेरी बात काटी और बिना किसी सवाल जवाब की गुंजाइश छोड़े कहा, चलो तुम्हें शियाओ मी किटी बुलाते हैं। 10 सेकंड से ज्यादा समय तक सन्नाटा छाया रहा। मेरी आंख का कोना जोर से फड़कने लगा और मेरे दोनों तरफ लटकती छोटी छोटी मुट्ठियां धीरे धीरे कस गईं। शियाओ मी, मजाक कर रहे हो क्या? मैं एक हट्टा कट्टा पूरी तरह से बड़ा हुआ मर्द हूँ, एक टियर 9 ग्रेटर सक्यूबस, भविष्य का ड्रैगन डिफाइंग ओवरलॉर्ड, और तुम सच में मुझे शियाओमी बुला रहे हो? मेरी मुट्ठी कसकर भिंची हुई थी। अगर मुझे पक्का पता ना होता कि मैं उसे हरा नहीं सकती तो मैं उसके उस हैंडसम चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देती। अपने विकल्पों पर विचार करने के बाद मैंने अपना गुस्सा दबाया और उसे समझाने की कोशिश की। महाराज डेमन किंग, असल में मेरा एक नाम है और क्या शियाओमी नाम थोड़ा ज्यादा ही? एस्मोडियस में अपनी एक भाव ऊपर उठाई और उसकी नजरें तुरंत तीखी हो गईं। क्या तुम्हें वो नाम पसंद नहीं आया जो मैंने तुम्हें दिया है? उसकी बात सुनकर मैं सिहर उठी। जिंदा रहने की इच्छा मेरी इज्जत से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुई। मैंने जोर जोर से अपना सिर हिलाया जैसे कोई खिलौना सिर हिलाता है और चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान ले आई। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। ये बहुत बढ़िया नाम है। अब से मैं शियाओमी हूँ। ये बेहतर है। एस्मोडियस खुश लग रहा था। न जाने कब उस समर्पित डेमन किंग ने स्वाभाविक रूप से मेरा छोटा सा हाथ अपने हाथ में ले लिया। साफ था कि वो उस अजीब से बच्चे पैदा करने वाले एजेंडे को भूला नहीं था। जब मैंने उसके ऊंचे पूरे लगभग 1.9 मीटर लंबे शरीर की ओर देखा जिससे भारी दबाव का एहसास हो रहा था, और फिर अपने 1.5 मीटर के छोटे से शरीर को देखा तो मेरे मन में मिलीजुली भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लंबाई के उस भारी अंतर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे कोई वयस्क किसी बच्चे का हाथ पकड़े हुए हो। अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया। एस्मोडियस ऐसा इंसान था जो पक्के तौर पर मानता था कि हाथ पकड़ने से प्रेगनेंसी हो जाती है। मैंने डेमन किंग की ओर चोरी छिपे देखा
और सोचा तो इस बेभाव वाले आदमी के दिमाग में अभी गंदे ख्याल चल रहे हैं। बाहर से तो ये बहुत गंभीर दिखता है, लेकिन अंदर से ये बस एक मासूम अनुभवहीन वर्जिन है। ये सोचकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। पकड़े जाने के डर से मैंने जल्दी से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और काल कोठरी की धब्बेदार टूटती हुई दीवारों को देखने का नाटक करने लगी। तभी एस्मोडियस ने तेजी से अपना सिर घुमाया और वो बहुत गंभीर लग रहा था। बताओ, मैं डर से उछल पड़ी, ये सोचकर कि मेरी दबी हुई हंसी से मेरी पोल खुल गई है। क्या तुम्हें भूख लगी है? ये सुनकर मैंने अनजाने में ही अपने सपाट पेट पर हाथ रखा। अभी अभी हुई लड़ाइयों के बाद सच में मुझे अंदर से थोड़ा खालीपन महसूस हो रहा था। मैंने उम्मीद भरी नजरों से तेजी से पलकें झपकाईं। मुझे सच में थोड़ी भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिलाने वाले हो? एस्मोडियस ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन खाना लाने के लिए कोई हरकत नहीं की। इसके बजाय निराशा में उसकी भौएं तन गईं। एक डेमन गॉड का शरीर सदियों तक सिर्फ जहरीली ऊर्जा सोख कर जिंदा रह सकता है, लेकिन तुम एक सक्यूबस हो। अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना ढूंढना होगा। मैंने अपना गोरा नाजुक हाथ ऐसे आगे बढ़ाया जैसे ये दुनिया की सबसे आम बात हो। बिल्कुल, तो खाना कहाँ है? एस्मोडियस ने बेबसी से अपने हाथ फैला दिए। ये एक सील की हुई जगह है, यहाँ चट्टानों और राक्षसों के अलावा कुछ नहीं है। तुम्हें पक्का ये उम्मीद नहीं होगी कि मैं, तुम्हारा मालिक, तुम्हारे लिए खाना ढूंढने जाऊंगा, है ना? मेरी आंखें तुरंत फैल गईं और हैरानी में मेरा मुलायम गुलाबी मुंह खुला रह गया। तो इसका मतलब ये है, मैं, एक शानदार टियर 9 ग्रेट सक्यूबस, इस घटिया काल कोठरी में भूख से मरने वाली हूँ? गुड। जबरदस्त भूख का एक एहसास मुझ पर छा गया। अभी अभी पुनर्जन्म हुआ था और पहली मुसीबत जिसका मुझे सामना करना पड़ा वो थी धत तेरी की भूख से मरना। जिंदा रहने के लिए मैंने उस सम्मान को पूरी तरह से त्याग देने का फैसला किया जो कभी एक पुरुष के रूप में मेरे पास था। मैंने हाथ बढ़ाया और डेमन किंग एस्मोडियस के लबाद के किनारे को धीरे से खींचा और बड़ी बड़ी नम आंखों से उसकी ओर देखा। मैंने जबरदस्ती इतनी मीठी आवाज निकाली कि वो लगभग जरूरत से ज्यादा मीठी लग रही थी। हे डेमन किंग, हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां दूर दूर तक कुछ नहीं है। मुझे खाना कहाँ मिलेगा? आपने मुझे अपनी छोटी बच्ची कहा था ना? क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि मालिक अपने पालतू जानवर को खाना खिलाए? अगर आप मुझे खाना नहीं खिलाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। एस्मोडियस ने थोड़ी भौएं सिकोड़ी। उन्हें ये बात सही लगी। अगर कोई पालतू जानवर पालता है तो उसे आखिर तक उसकी देखभाल करनी चाहिए। हालांकि चारों ओर घने अंधेरे को देखकर उन्होंने बेबसी से आह भरी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें खाना नहीं देना चाहता, यहाँ खाना है ही नहीं। उन्होंने ऊपर देखा और मैंने भी। ये डेमन किंगडम के एबिस सिटी के नीचे बनी जमीन की भूल भुलैया है। 9 लेवल की भूल भुलैया, जिसके हर लेवल में दुनिया को तबाह करने की ताकत रखने वाले मॉन्स्टर कैद थे। और किस्मत देखिए, हम अभी जहाँ थे वो सबसे निचला हिस्सा था। 9वां लेवल, ये वो जगह थी जहाँ सील करने की ताकत सबसे ज्यादा थी। उस नफरत से भरे मॉन्स्टर के अलावा जिससे हमारा अभी सामना हुआ था, कोई भी जीवित चीज यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। जिंदा रहने के लिए हमें 9वें लेवल की सील तोड़कर ऊपर के लेवल पर जाना होगा ताकि बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। लेकिन अब तक हमें सील का कोर भी नहीं मिला था। सील तोड़ने की तो बात छोड़िए, ये सुनकर मेरे पैर कांपने लगे और मैं लगभग जमीन पर ही गिरने वाली थी। अगर सदियों से कैद डेमन किंग भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए तो मैं जैसी नौसिखिया उसे कैसे तोड़ सकती थी? बाहर निकलने का कोई रास्ता ना होने का मतलब था कोई सामान नहीं मिलेगा, मौत निश्चित थी। जब मुझे चक्कर आने लगे और हालात बहुत मुश्किल हो गए, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मुझे देवी के दिए निर्देश याद आए। उस मोबाइल फोन को सचमुच कुछ असाधारण चीज में बदल दिया गया था। उससे न सिर्फ बहुत दूर तक बात की जा सकती थी, बल्कि उसमें एक इंटीग्रेटेड सिस्टम स्टोर भी था जहां से मैं अपनी मर्जी से पृथ्वी की चीजें खरीद सकती थी। अंधेरे में वो किसी जीवन रेखा से कम नहीं था। मैं अचानक घूमी और अपना छोटा गोरा हाथ एस्मोडियस की तरफ बढ़ाया। मुझे फोन दो। मेरी इस हिम्मत भरी मांग को सुनकर एस्मोडियस ने भौहें सिकोड़ी। क्या मैंने कहा नहीं था कि मैं इसे तुम्हारे बच्चे को जन्म देने के बाद ही लौटाऊंगा ताकि तुम प्रेगनेंसी पर ध्यान दे सको? नहीं, मैंने गुस्से में पैर पटके और जोर से विरोध करते हुए अपने पेट की ओर इशारा किया। अभी असली चीजें बनाने का यही एकमात्र जरिया है। अगर तुमने मुझे ये नहीं दिया तो माँ और बच्चा दोनों मर जाएंगे। क्या तुम सच में अपने होने वाले वारिस को भूख से मरते हुए देख पाओगे? इस चालाकी भरी दलील ने डेमन किंग की कमजोर नस पकड़ ली। एस्मोडियस ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर काला फोन निकालकर मुझे थमा दिया। कोई गड़बड़ करने की कोशिश मत करना। मैंने उसकी चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और फोन को ऐसे अपनी छाती से सटा लिया जैसे कोई बिल्ली किसी कीमती पत्थर की हिफाजत कर रही हो। स्क्रीन तुरंत जल उठी और होम स्क्रीन खुल गई। मेरी आंखों के सामने ऐप आइकन की कतारें दिखाई दी, ऐसी चीजें जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ओमनिसिएंट डिकोडर, मिराइड वर्ल्ड सिस्टम मॉल और इन्फिनिट स्टोरेज। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने मिराइड वर्ल्ड सिस्टम मॉल खोला और तेजी से सर्च बार में फूड टाइप किया। अगले ही पल कई तरह के शानदार प्रोडक्ट सामने आ गए। 5 सिस्टम कॉइन्स में ब्रेस्ड बीफ नूडल्स, 3 सिस्टम कॉइन्स में हैप्पी फैट बॉय सोडा और यहाँ तक कि 50 सिस्टम कॉइन्स में क्रेजी थर्सडे स्पेशल भी। घर के जाने पहचाने स्वाद वाली चीजों से भरी स्क्रीन देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं बच गई थी। कांपती उंगलियों से मैंने उम्मीद के साथ बाय बटन दबाया। डिंग, बैलेंस कम है,
अभी का अकाउंट बैलेंस 0 सिस्टम कॉइन्स। तस्वीर में दिख रहे ललचाने वाले इंस्टेंट नूडल्स को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं उनका एक टुकड़ा भी नहीं खा सकती। मैंने खुद को शांत किया और जल्दी से कोई रास्ता खोजने के लिए नाइटली आंसर्स खोला। स्क्रीन पर पैसे कमाने के 3 तरीके दिखे, क्वेस्ट पूरे करना, महंगी करेंसी बदलना और खास माइलस्टोन हासिल करना। इसलिए मैंने उत्सुकता से न्यूबी क्वेस्ट्स पर टैप किया। नतीजा बहुत चमकीले अक्षरों में दिखा, 3 चालाक खरगोशों को मारो, इनाम 10 सिस्टम कॉइन्स। इस अजीब सी शर्त को देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने लगभग अपनी स्क्रीन ही तोड़ दी। ये अबिस लेबिरिंथ का 9वां लेवल था। डेमन किंग और उस छोटे काले धब्बे के अलावा मुझे खरगोश कहाँ मिलते। पहला रास्ता पूरी तरह बंद होने पर मैंने गहरी सांस ली और जल्दी से ये को एक कमांड दिया, मुझे अभी बताओ कि मैं कौन सी अचीवमेंट तुरंत पूरे कर सकती हूँ। ये द्वारा तेजी से स्कैन करने के बाद तुरंत एक पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन लिस्ट सामने आ गई। मैं उत्सुकता से आगे झुकी, ये सोचकर कि अगर मैं कोई छोटा सा काम भी पूरा कर लूं तो कम से कम इंस्टेंट नूडल्स के लिए पैसे तो मिल ही जाएंगे। हालांकि जैसे ही मैंने स्क्रीन पर लिखा टेक्स्ट पढ़ा, मैं वहीं जम गई। अचीवमेंट फॉरबिडन किस, डेमन किंग को 5 सेकंड से ज्यादा समय तक किस करना, इनाम 500 कॉइन्स। अचीवमेंट अबिसिल मैट्रियार्क, सबसे ताकतवर डेमन की संतान को जन्म देना, इनाम 10,000 कॉइन्स और गॉड टियर प्रीनेटल म्यूजिक। अचीवमेंट अबिसिल ब्राइड, डेमन किंग से प्रपोजल पाना, इनाम 5,000 कॉइन्स। और भी अजीबोगरीब शर्तें थीं। ऐसी भयानक और अजीबोगरीब शर्तों से भरी स्क्रीन को देखकर मुझे चक्कर आने लगे। हालांकि आखिरी अचीवमेंट में 1000 कॉइन्स का इनाम था, लेकिन लिस्ट में एक भी काम ऐसा नहीं था जिसे कोई आम इंसान सच में पूरा कर सके। मैं एकटक अपने फोन को देखती रही। मुझे लगा जैसे मेरा भविष्य बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। क्या मुझे सच में डेमन किंग को किस करना होगा? ये नामुमकिन था। ये इतना घिनौना था कि मैं ऐसा करने के बजाय भूखे मरना पसंद करती। जहाँ तक प्रेगनेंसी और शादी के प्रपोजल की बात है तो ये बहुत मुश्किल काम था। वे किसी तुरंत आए संकट का हल नहीं थे। तभी डेमन लॉर्ड ने मेरे उलझे हुए चेहरे को देखा और धीमी आवाज में पूछा कि क्या मेरा जादुई आर्टिफैक्ट खराब हो गया है और खाना नहीं बना पा रहा है। मैंने अपना होंठ काट लिया और चुप रही। हालांकि मेरी नजर तीसरी अचीवमेंट पर पड़ी, डेमन किंग से प्रपोजल पाना और उनकी मंगेतर बनना, इनाम 5000 सिस्टम कॉइन्स। अचानक मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। ये सच में एक काम का प्लान लग रहा था। आखिर ये सिर्फ जुबानी समझौता था। इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे तुरंत शादी करनी थी। मैं उसे बेवकूफ बनाकर पहले पैसे भी ले सकती थी। ये सोचते ही मैंने तुरंत अपने अंदर की एक्ट्रेस को जगा दिया। मैं घूमी और डेमन किंग को गहरी दुखी चाहत भरी नजरों से देखा। लॉर्ड डेमन किंग, आप मुझसे शादी करेंगे ना? इस अचानक पूछे गए सवाल ने डेमन किंग, जो असंख्य युगों से जी रहा था, को कुछ पल के लिए हैरान कर दिया। तो तुम मेरी जीवन साथी बनना चाहती हो? हालांकि मुझे थोड़ी अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन अगले खाने का इंतजाम करने की जरूरत ने मुझे अपनी छाती तानकर खड़े होने का कॉन्फिडेंस दिया। बिल्कुल, आखिर मैं ही तो आपके बच्चे पैदा करने वाली हूँ, एक बहुत जरूरी योगदान। साथ ही मैं डेमन लॉर्ड के शाही खानदान से हूँ। आप मेरा फायदा उठाकर मुझे छोड़ नहीं सकते। अगर बच्चा बाद में पूछे कि उसका पिता कौन है, तो क्या मुझे ये कहना होगा कि वो कोई ऐसा आदमी था जिसने मुझे बहकाया और फिर छोड़ दिया? मेरी बात खत्म होने से पहले ही मैं आंसू पोंछने का नाटक करने लगी और मेरी आवाज में गहरा दुख झलकने लगा। सवालों की इस बौछार का सामना करते हुए डेमन लॉर्ड कुछ पल के लिए समझ नहीं पाए कि क्या जवाब दे। एस्मोडियस ने बस हार मानकर एक आह भरी, ठीक है, जब मैं सील तोड़ दूंगा और अबिस एम्पायर को फिर से खड़ा कर दूंगा तो मैं तुम्हें पक्का डेमन किंगडम की इकलौती रानी बनाऊंगा। लेकिन ये सुनकर मेरी आंखें चमक उठी और मैं खुशी से झूम उठी। तुमने खुद कहा था आप पीछे नहीं हट सकते। एस्मोडियस ने गर्व से अपना सिर उठाया। शक्तिशाली डेमन किंग कभी झूठ नहीं बोलता। मंजूर है। मैंने तुरंत अपने आंसू पोंछे और एस्मोडियस का बड़ा सा हाथ पकड़कर जोर से मिलाया। अब से मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। एस्मोडियस ने गंभीरता से सिर हिलाया और मेरे फोन पर नोटिफिकेशंस की झड़ी लग गई। अचीवमेंट अनलॉक, अबिस ब्राइड। मेरे अकाउंट में तुरंत 5000 सिस्टम कॉइन जमा हो गए। अचानक अमीर बनने के रोमांच से मैं खुशी के मारे चीखना चाहती थी। मैं दुकान खोलने और ब्रेज्ड बीफ इंस्टेंट नूडल्स का एक कप खरीदने के लिए बेताब थी। यहाँ तक कि उसके साथ एक मसालेदार ब्रेज्ड अंडा भी लेने का मन बना लिया। अगले ही पल पवित्र रोशनी के बीच हवा से नूडल्स का एक गर्म कप प्रकट हुआ, जिसे देखकर डेमन किंग हैरान रह गया। और उस अजीब सगाई का क्या? ढक्कन खोलते हुए मैंने मन ही मन उपहास किया। मेरा दोस्त ओल्ड सॉन्ग ही वो चुना हुआ हीरो था। जब वो अपना लेवल मैक्स कर लेगा, डेमन की सेना को खत्म कर देगा और एक ही बार में इस डेमन किंग को मार गिराएगा, तो ये सगाई अपने आप खत्म हो जाएगी। स्लब कृत्रिम स्वाद की तेज और जबरदस्त महक उस अंधेरी काल कोठरी में फैल गई। मैं काले क्रिस्टल वाले ताबूत पर मजे से बैठी थी, अपने नंगे कोमल पैरों को हिला रही थी और मेरे चेहरे पर पूरी संतुष्टि का भाव था। अचानक वो अजीब महक सीधे एस्मोडियस की नाक में पहुंची। उसका एडम्स एप्पल, जो सदियों से शांत था, बेकाबू होकर ऊपर नीचे होने लगा। उस बेमिसाल डेमन किंग की आंखें अचानक खुलीं और वो उत्सुकता से आगे झुका। ये क्या है? इसकी महक इतनी अनोखी क्यों है? डेमन किंग को इतना भोला भाला और नासमझ देखकर मेरे होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई।
और मैंने तुरंत एक घमंडी और चिढ़ाने वाला भाव बना लिया। मैंने जानबूझकर इंस्टेंट नूडल्स के कप को अपनी छाती से कसकर चिपका लिया। सच कहूँ तो मेरा उसे खाने का बहुत मन था। क्या डेमन किंग सदियों तक सिर्फ ठंडी हवा पीकर जिंदा रहते हैं? एस्मोडियस को भूख का कोई संकेत नहीं था। उसकी नजरें उस गहरे लाल शोरबे वाले कटोरे पर टिकी थीं। उसका कहना था कि भले ही उसे खाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसे स्वाद का एहसास था और वो बस ऐसा खाना चखना चाहता था जिसकी महक अच्छी हो। हालांकि मेरी पूंछ का दिल के आकार का सिरा शरारत से हवा में घेरा बना रहा था। क्या मैं हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हूँ? ये एक समस्या है। इतनी बेहतरीन चीज मंगवाने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जब तक कि तुम्हारा रवैया, जैसे ही मैं नखरे दिखाने वाली थी, हमारे आसपास की हवा जम गई। एक भयानक दबाव, ऐसा लगा जैसे वो आत्मा को कुचल देगा, तुरंत महसूस हुआ, जिससे मुझे अपनी कांपती हुई दिल के आकार की पूंछ को अपनी कमर के चारों ओर कसकर लपेटना पड़ा। एस्मोडियस काले चेहरे वाले भाव के साथ करीब आया। उसकी गहरी लाल आंखें जानलेवा धमकी झलक रही थीं। कैसा है तुम्हारा रवैया? मैं क्रिस्टल के ताबूत से आसानी से नीचे उतरी, जमीन पर गिरी और तुरंत झुककर सम्मान दिखाने वाली मुद्रा में आ गई। मैंने दोनों हाथों से नूडल्स को अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठाया। माफ कीजिए मास्टर, कृपया इसका आनंद लें। दबाव आखिरकार खत्म हो गया, लेकिन उस पल के हाड़ कांपने वाले डर ने मेरे पैरों को कमजोर कर दिया था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं जमीन पर कांपती हुई लेटी हुई थी। मेरे गालों पर एक अजीब बेकाबू लाली छा रही थी। एस्मोडियस ने शांति से कप लिया और नूडल्स का एक तार नजाकत से अपने होठों तक उठाया। डेमन किंग की थोड़ी सिकुड़ी हुई भौहें सीधी होने लगीं। फिर भी सिर्फ एक बार चखने के बाद उसने कप वापस मेरी तरफ धकेल दिया। ये लो, तुम मेरी संतान को पाल रही हो, तुम्हें पोषण की जरूरत है। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए और अपने अलग थलग घमंडी अंदाज में वापस आ गया। हालांकि मेरी तेज नजर ने उस घमंडी डेमन किंग को घबराहट में कुछ निगलते हुए देख लिया। उसकी आंखें अभी भी लाल शोरबे वाले कटोरे पर चोरी छिपे नजर डाल रही थीं। ये बेरहम पत्थर दिल राजा असल में एक बड़ा सुंडेरे था। हार मानकर आह भरते हुए और ये याद रखते हुए कि उसने अभी अभी मेरी जान बचाई थी, मैंने तुरंत ओल्ड जार पिकल्ड कैबेज का नूडल्स का एक कप खरीदने के लिए 5 सिस्टम पॉइंट्स खर्च किए। ये लो, इसे ले लो। मैंने भाप निकलते इंस्टेंट नूडल्स को डेमन किंग की तरफ बढ़ाया और देखा कि उसके चेहरे के भाव हैरानी में बदल गए। मैंने बेसब्री से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। अकेले खाने में अजीब लगता है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी एक ले लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। मेरी आवाज का लहजा थोड़ा बदल गया। बस इसे मेरी तरफ से ट्रीट समझ लो। हालांकि एस्मोडियस ने अपनी भौहें सिकोड़ी और ठंडे लहजे में पूछा, तुम और तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से वू की हैं। तुम अपनी किसी चीज को ट्रीट कैसे कह सकती हो? चिढ़कर और घबराकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मैंने बस नूडल्स का कप उसके हाथ में थमा दिया। तुम बहुत बोलते हो, अगर नहीं खाना है तो फेंक दो। एस्मोडियस ने नीचे भाप निकलते इंस्टेंट नूडल्स की ओर देखा और उसके होठों के किनारे एक हल्की बारीक मुस्कान में बदल गए। चूंकि तुम इसे इतने सच्चे मन से दे रही हो, इसलिए वो इसे ना चाहते हुए भी स्वीकार करेगा। वो ठंडा मिजाज डेमन किंग और सफेद बालों वाली सक्यूबस एक गहरे काले क्रिस्टल के ताबूत के ऊपर अगल बगल बैठे हुए थे। दोनों के हाथों में नूडल्स का कप था। दोनों ने एक साथ नूडल्स खाए, स्लप स्लप स्लप, और पलक झपकते ही उन्होंने सूप की आखिरी बूंद तक खत्म कर दी। एस्मोडियस ने अपना कप नीचे रखा और धीमी आवाज में बोला, काफी देर हो गई है, अब आराम करने का समय है। मैं पूरी तरह हैरान परेशान थी। इस मनहूस जगह पर न दिन होता है न रात, तो समय का पता कैसे चलेगा? वो दिन में एक बार फिर से जिंदा हो जाता है, इसलिए हमें उसकी ऊर्जा वापस आने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन हम सोए कहाँ? यहाँ चट्टानों और इस ताबूत के अलावा कुछ नहीं है। एस्मोडियस ने अपने नीचे रखे काले क्रिस्टल वाले ताबूत को हल्के से थपथपाया। क्या ये बिस्तर नहीं है? फिर उसने पास बह रही एक बर्फीली जमीनी नदी की ओर इशारा किया। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो हाथ मुंह धो लेना, साफ सुथरी होकर यहाँ आकर सो जाना। उसकी ठंडी नजर मुझ पर पड़ी। उसके लहजे में किसी बहस की गुंजाइश नहीं थी। वू की मंगेतर और सेविका होने के नाते तुम्हें बिस्तर पर वू की सेवा करनी होगी। उस उदास जमीनी नदी के किनारे मैं एक बड़ी चट्टान के पीछे दुबक गई। मेरी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर इतनी तेजी से चल रही थीं कि वो धुंधली दिख रही थीं। क्या मैसेज चला गया? तुम कहाँ हो? तुम चाहे जो भी कर रहे हो, उस पवित्र राज्य से किसी को मुझे बचाने के लिए भेजो। मेरी जगह लेने के लिए कोई औरत भी आ जाए तो चलेगा। वो राक्षस राजा मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं किसी और की पत्नी बन जाऊंगी। मेरा फोन तेजी से वाइब्रेट हुआ। तुरंत ओल्ड सॉन्ग का मैसेज आया। अरे बाप रे, सच में? क्या उस देवी ने तुम्हें सुपर कॉम्बैट पावर्स नहीं दी थी? क्या तुम उसे मार नहीं सकती? मैंने झुंझलाकर आंखें घुमाई और दांत पीसते हुए तेजी से टाइप किया। अरे यार, अगर मैं जीत सकती तो तुमसे भीख मांगती नालायक। वो राक्षस राजा एक स्टैट मॉन्स्टर है। मेरा जादू उसके डिफेंस को भी नहीं तोड़ सकता। खैर, ये बहुत जरूरी मामला है।
तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त किसी और आदमी का खिलौना बन जाए, है ना? वो विकृत राक्षस राजा ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में मुझ पर हमला करने वाला है। एक पल बाद स्क्रीन जल उठी। ठीक है, मैं राजकुमारी से तुरंत एक बचाव दल भेजने को कहता हूँ। अपनी जगह बताओ। एबिस लैबिरिंथ का 9वां अंडरग्राउंड लेवल, जल्दी करो। मैसेज भेज दिया गया। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। साफ था कि वो मदद के लिए और लोगों को बुलाने गया था। मैंने एक लंबी सांस ली और बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। मैंने नादानी में सोचा था कि ये राक्षस राजा बस एक मासूम लड़का है, कि बस हाथ पकड़ने तक ही बात रहेगी। किसने सोचा था कि वो इतनी जल्दी अपना नाटक छोड़कर मुझसे नहा धोकर बिस्तर पर उसकी सेवा करने को कहेगा। एक प्राचीन राक्षस राजा जो 300 सालों से कैद था, जब उसका आपा खोता है तो वो किसी जंगली जानवर की तरह बेहद डरावना हो जाता है। ये सोचकर ही मेरे पैरों के तलवों से लेकर सिर तक सिहरन दौड़ गई। मैं ऐसे ही वापस नहीं जा सकती थी, मुझे समय खींचना था। जब तक मैं यहाँ टाल मटोल करती रही, भले ही मैं अपनी चमड़ी को रगड़ रगड़ कर लाल कर देती और ओल्ड सॉन्ग के बचाव के लिए आने तक देर करती, तब तक मैं ठीक रहती। इसलिए मैं धीरे धीरे अंडरग्राउंड नदी के पास गई और अपने चेहरे पर ठंडे पानी की कुछ बूंदें छिड़की। पानी की सतह पर लहरें उठी और फिर शांत हो गईं, जिससे मेरी परछाई दिखाई दी। मैं ठिठक गई। जो युवा लड़की मुझे घूर रही थी, उसके बाल चांदनी की तरह चमक रहे थे और त्वचा बर्फ से सफेद थी। उसके नैन नक्शों में एक परिष्कृत सुंदरता थी और साथ ही एक सक्यूबस का स्वाभाविक आकर्षण भी झलक रहा था। मेरी नजर नीचे की ओर गई। वो शरीर घुल्प। मैंने अनजाने में ही जोर से थूक निकला। एक गॉथिक ड्रेस उस शरीर पर कसी हुई थी जिसमें पाप का भारी बोझ था, जो भौतिकी के सभी नियमों को चुनौती देता था। मेरे मुंह के किनारे से लार की एक संदिग्ध बूंद टपक पड़ी और मेरे मुंह से एक कामुक हंसी निकल गई। मैं खुद को रोक नहीं पाई और हाथ बढ़ा दिया। मैंने उन चिकनी कोमल जांघों पर हाथ फेरा। ऐसे शरीर और चेहरे के साथ अगर मैं पृथ्वी पर होती तो सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग करके ही लाखों फॉलोअर्स बना सकती थी। उस त्वचा का एहसास सचमुच नशे जैसा था। इसके बाद मैंने अपने कोमल गोरे पैरों को पानी में डुबोया। मेरे गोल मटोल प्यारे पैर की उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थीं। ही बुरा नहीं है, लड़की बनना असल में काफी बढ़िया हो सकता है। मैं कभी भी कहीं भी फैन सर्विस का मजा ले सकती हूँ। जब मैं खुद को निहारने में खोई हुई थी, तभी अचानक मैं सकपका गई। मैंने घबराकर ऊपर देखा तो पाया कि एस्मोडियस ठीक मेरे पीछे खड़ा था। मैंने संभल कर बोलने की कोशिश की, लेकिन डेमन किंग ने कोई बात नहीं बनाई। उसने बस मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ताबूत की तरफ खींच ले गया। तुम्हें तैयार होने में इतना समय क्यों लगा? जल्दी आओ यहाँ, सो मत जाना, आराम से। मैं मन ही मन चिल्ला रही थी। मैं समय टालना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी ही परछाई को देखने में इतनी खो गई थी कि समय का पता नहीं चला। अब बहुत देर हो चुकी थी। एस्मोडियस मुझे क्रिस्टल वाले ताबूत तक खींच ले गया था और खुद उसमें पहले ही चढ़ गया था। फिर उसने अपने बगल की खाली जगह पर हाथ थपथपाया। अंदर आओ। मैंने उस तंग जगह को देखा, फिर डेमन किंग के विशाल शरीर को। इतनी तंग जगह में भागने का कोई रास्ता नहीं था। महाराज डेमन किंग, मैंने डरते हुए एक कदम पीछे हटाया और जबरदस्ती मुस्कुराई। आप कितने महान हैं और ये बिस्तर कितना संकरा है। शायद मुझे बाहर ही सो जाना चाहिए। मुझे तो जमीन पर सोना पसंद है। क्या बकवास कर रही हो? एस्मोडियस ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हें बुलाया गया था सिर्फ मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्या अब भी तुम अपनी किस्मत को चुनौती देना चाहती हो? यहाँ आओ। उस धीमी तीखी आज्ञा में असीम माजवी शक्ति महसूस हो रही थी। मेरी सक्यूबस वाली प्रवृत्ति के कारण और डेमन किंग द्वारा तय की गई किस्मत को ना टाल पाने के कारण मेरे पैर खुद ब खुद चलने लगे और मुझे मेरी मर्जी के बिना कदम दर कदम ताबूत की ओर ले गए। कुछ ही पलों बाद मैं अकड़ी हुई हालत में उस काले बिस्तर पर चढ़ी और डेमन किंग से मुंह दूसरी तरफ करके लेट गई। मेरा शरीर डर से कांप रहा था। हमारी शरीर एक दूसरे से कसकर सटे हुए थे। मैं एस्मोडियस के कपड़ों से निकलती गर्माहट और उसके दल की मजबूत स्थिर धड़कन महसूस कर सकती थी। ओल्ड सॉन्ग, कमीने तू कहाँ है? जैसे ही मैंने खामोश निराशा में चीखना चाहा, पीछे से एक मजबूत हाथ ने मेरी कमर को जकड़ लिया। मैंने हार मानकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन कुछ सेकंड बीत गए और कुछ नहीं हुआ। एस्मोडियस ने बस मुझे कसकर पकड़ रखा था, जैसे कोई बॉडी पिलो को पकड़ता है। उसने मुझे पीछे से पूरी तरह अपनी बाहों में भर लिया, अपनी ठुड्डी को मेरे सिर के ऊपर टिकाकर आराम से लेट गया। ऊपर से उसकी स्थिर सांसों की आवाज आ रही थी। मैं अकड़ी हुई हालत में आंखें खोली। मेरे माथे पर मानो कई सवाल तैर रहे थे। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए मैंने सावधानी से अपना सिर घुमाया और धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा, महाराज डेमन किंग, ये क्या है? एस्मोडियस की आकर्षक आवाज में थोड़ी नींद का असर था। कांपती हुई आवाज में मैंने फिर पूछा, क्या आपको मुझसे अपनी सेवा नहीं करवानी थी? एस्मोडियस ने आंखें खोले बिना बुदबुदाया। उसने बस मुझे और कसकर गले लगाया, मेरे सिर को ऐसे सहलाया जैसे किसी बिल्ली के बच्चे को सहलाते हैं, और ऐसे बोला मानो ये दुनिया की सबसे आम बात हो। क्या तुम अभी मेरी सेवा नहीं कर रही हो क्या? हैरानी से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। एस्मोडियस को शायद मेरी बातें शोर लग रही थी। उसने बुदबुदाया,
हिलना डुलना बंद करो, तुम्हें इस तरह पकड़ कर रखने में अच्छा और गर्म महसूस हो रहा है। अचानक मुझे बात समझ आ गई। मैं समझ गई थी इस मासूम नासमझ बेवकूफ के दिमाग में हाथ पकड़ने से ही प्रेगनेंसी हो जाती थी, इसलिए गले लगकर सोना उसके लिए सबसे ज्यादा अंतरंग काम था। जब मुझे ये एहसास हुआ, मुझे बहुत राहत महसूस हुई, जैसे मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ। उसने मुझे बुरी तरह डरा दिया था। मैंने धीरे से आह भरी, मेरा शरीर ढीला पड़ गया और मैं डीमन किंग की बाहों में सिमट गई। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सतर्कता कम की, मुझे अपनी इंद्रियां बहुत तेज महसूस हुईं। पीछे से आती गर्माहट, मजबूत बाहें जो मुझे जंजीरों की तरह जकड़े हुई थीं, और उसका वो जंगली दबंग अंदाज अजीब से मुझे सुरक्षित महसूस करा रहा था। इससे मुझे एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। आखिर ये डीमन किंग, जिसे 1 सदी तक कैद रखा गया था और जिसने कभी किसी औरत का हाथ नहीं पकड़ा था, बस एक गर्म आलिंगन चाहता था। मेरे दिमाग में अचानक एक अजीब सा ख्याल आया, क्या ऐसे आदमी को अपना दिल पिघलाने के लिए एक कोमल और नेक औरत नहीं चाहिए? चटाक! मैंने अचानक अपना हाथ उठाया और अपने ही गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। मुझे ऐसे अजीब ख्याल क्यों आ रहे हैं? ये सब इस मनहूस सक्कबस शरीर की वजह से है। डेमन किंग की इच्छा को न मानना नामुमकिन है। डेमन किंग की पत्नी बनना, ये तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने मन ही मन जोर से अपना सिर हिलाया। ओल्ड सॉन्ग, मेरे अच्छे दोस्त, प्लीज मुझे इस मुसीबत से बचाओ। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ, जैसे मेरी बेताब पुकार का जवाब दे रहा हो। मेरी आंखें चमक उठीं और मैंने चोर की तरह चुपके से फोन निकाला, और सचमुच वो ओल्ड सॉन्ग का ही मैसेज था। कांपती उंगलियों से मैंने स्क्रीन पर टैप किया। मन में उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन जैसे ही मैंने वो शब्द पढ़े, मुझे ऐसा लगा मानो मैं किसी बर्फीली गहरी खाई में गिर गई हूँ। अभी घबराओ मत ओल्ड वन, एबिस लैबिरिंथ डेमन किंगडम के बीच में है, जबकि होली किंगडम बहुत दूर पूरब में है। उनके बीच में कम से कम 1 लाख ली की दूरी है, और बीच में सी ऑफ डेथ और ड्रैगन माउंटेन्स पड़ते हैं। मैं अभी सिर्फ टियर 1 पर हूँ। अगर मैं बिना सोए आराम किए वहां भागूं भी, तो भी सबसे जल्दी अगले साल तक ही पहुंच पाऊंगी, और वैसे भी मैं उसे हरा नहीं सकती। माफ करना ओल्ड वन, बस अभी के लिए डेमन किंग को रोके रखने की कोशिश करो। चाहे कुछ भी हो जाए, उसके खिलौने मत बनना। फोन मेरी उंगलियों से फिसलकर ताबूत के ढक्कन पर जोर से गिरा। मैं खाली नजरों से ऊपर पत्थर की छत को देखती रही। मेरे होंठ कांप रहे थे और सदमे से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ठीक उसी पल एस्मोडियस का बड़ा हाथ लापरवाही से मेरे बालों को सहलाने लगा, जैसे किसी बिल्ली को शांत कर रहा हो। उस बर्ताव ने मुझे प्रेमिका की बजाय पालतू जानवर समझने और मेरी गरिमा का जरा भी ख्याल न करने ने एक पल में मेरी हिम्मत तोड़ दी। मेरे गले से अनजाने में ही एक धीमी, मीठी और पूरी तरह से औरतों जैसी सिसकी निकली। उस शर्मनाक आवाज को सुनकर मेरे दिल की गहराइयों से एक बेबस और दर्दनाक चीख निकली। सब खत्म हो गया। भले ही ये डेमन किंग अभी कितना भी मासूम क्यों न लगे। पूरे 1 साल तक एक ही बिस्तर पर रहने के बाद उसने जरूर इसे सहज रूप से भांप लिया होगा। अब तो खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन असली मजा तो आगे आएगा। इसलिए जल्दी से अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर लो।